हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउस मेड सीक्रेट जो कि लिखा फरीदा मैकफर्डन ने और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 21। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली 2007 में एक मशहूर वायलिन बजाने वाला आर्टिस्ट जॉर्ज बेल, जिसने हाल ही में एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया था जहां टिकट की एवरेज प्राइस $100 थी, एक स्ट्रीट म्यूजिशियन का भेष बनाकर वॉशिंगटन डीसी के एक सबवे स्टेशन में खड़ा हुआ। उसने जीन्स और बेसबॉल कैप पहनी हुई थी और वही म्यूजिक बजा रहा था जो उसने अपने कॉन्सर्ट में बजाया था, एक हाथ से बनाया गया वायलिन पर जो $3.25 मिलियन का था। कम ही किसी ने रुककर सुना। डॉक्टर किंड्रेड ने लेक्चर हॉल में स्टूडेंट से कहा, हकीकत तो ये है कि जब कभी बच्चे रुकते थे तो उनके पेरेंट्स उन्हें खींच कर ले जाते थे। ये वही शख्स था जिसका बॉस्टन में कॉन्सर्ट सोल्ड आउट था और उस दिन सिर्फ लगभग 50 लोग रुके जो उसके वायलिन केस में $1 डालकर चले गए। तो इस बात की क्या वजह हो सकती है? थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक लड़की ने, जो हमेशा सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहती है, हाथ उठाया। मुझे लगता है कि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि खूबसूरती को पहचानना मुश्किल हो जाता है जब वो एक आम सी जगह में हो। मैं रोज ब्रॉन्क्स से सिटी के लिए सबवे लेती हूँ और अक्सर देखती हूँ कि लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं जब मैं ट्रेन का इंतजार कर रही होती हूँ। मेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास जो स्टेशन है वहाँ की बदबू बर्दाश्त से बाहर होती है। जो वजह है मैं सोचना भी नहीं चाहती, लेकिन अगर कोई म्यूजिक बजा रहा हो तो वहाँ रुकना इतना बुरा नहीं लगता। मैं जोश बेल को जरूर सुनती। शायद मैं उसके वायलिन केस में $1 भी डाल देती, हालांकि मुझे हर डॉलर की ज़रूरत होती है। ठीक है, डॉक्टर कैंडिडेट कहते हैं, क्या कोई और वजह हो सकती है? मैं थोड़ी देर रुकती हूँ और फिर हाथ उठाती हूँ। मैं आमतौर पर क्लास में हिस्सा नहीं लेती क्योंकि मैं रूम की सबसे जवान शख्स से भी 10 साल बड़ी हूँ, प्रोफेसर के अलावा। मगर अब कोई और जवाब नहीं दे रहा। किसी ने उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, मैं कहती हूँ। डॉक्टर किंड्रेड सर हिलाते हैं और अपनी थोड़ी के बालों को हल्के से छूकर कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? तो मैं कहती हूँ, उसका वायलिन केस वहाँ रखा था जिसमें पैसे थे। लोगों ने यह समझा कि वो मदद चाहता है, पैसों की मदद, और क्योंकि वो उसकी मदद नहीं करना चाहते थे, उन्होंने उससे नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा अगर वो रुकते तो मदद करनी पड़ती। आह, वो सर हिलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंसानियत के बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर लोग सिर्फ इस वजह से खूबसूरत म्यूजिक का लुत्फ नहीं उठा सके क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी पड़ेगी। प्रोफेसर अब भी मुझे देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ कहना ज़रूरी है। कम से कम 50 लोग तो रुके, ये भी कुछ है। बिल्कुल सही, वो कहते हैं, ये वाकई कुछ है। लेकिन मैं तो मदद करती, मैं हमेशा मदद करती हूँ। मैं कभी भी किसी को छोड़कर जा नहीं सकती, चाहे मुझे जाना भी चाहिए। लेक्चर के बाद जब मैं बिल्डिंग से बाहर निकल रही होती हूँ, तो मुझे एक जाना-पहचाना चेहरा नज़र आता है। थोड़ा-सा हैरान होती हूँ, देख कर के वो एम्बर डेग्रॉ है। वो औरत जिसने मुझे उस वक़्त नौकरी से निकाल दिया था जब उसकी छोटी बेटी मुझे मामा कहकर पुकारने लगी थी। मुझे इतनी हैरानी एम्बर को देखकर नहीं होती जितना कि उस स्ट्रॉलर को देखकर होती है जिसमें ऑलिव बैठी है। छोटी ऑलिव जो एक रैटल से खेल रही है, जो उसने अपने मुंह में जितना घुसा सकती है घुसा दिया है। उसकी उंगलियां थूक से चिपक रही हैं। जब मैं एम्बर के लिए काम करती थी, वो कभी ऑलिव को वॉक पर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं लगती थी। तो ये दोनों के लिए अच्छा है। मैं सोचती हूँ कि किसी कोने में छुप जाऊं ताकि उससे बच सकूं, लेकिन एम्बर मुझे देख लेती है और पुरजोश अंदाज में हाथ हिलाकर सलाम करती है। शायद उसे याद ही नहीं कि उसने मुझे किस तरह से फायर किया था। मिली, वो पुकारती है, ओह माय गुडनेस, तुमसे मिलकर कितना अच्छा लगा। वाकई, क्योंकि ये तो उसका लास्ट डायलॉग नहीं था जब हम आखिरी दफा मिले थे। हाय एम्बर, मैं कहती हूँ, पहले से ही तय कर चुकी हूँ कि अब तो तमीज से बात करनी ही पड़ेगी। वो स्ट्रॉलर का हैंडल छोड़कर रुक जाती है और अपने चमकते हुए स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड बालों को सीधा करती है। आज एम्बर ने पूरा लेदर आउटफिट पहना है, लेदर पैंट्स जो उसकी नी हाई लेदर बूट्स में डली हुई हैं और एक क्रीमी ब्राउन लेदर का ट्रेंच कोट। तुम कैसी हो? वो अपना सर थोड़ा सा एक तरफ झुका लेती है, जैसे मैं कोई पुरानी दोस्त हूँ जिसे जिंदगी में कुछ बुरे दिन देखने को मिल गए हों, ना कि वो शख्स जिसे उसने नौकरी से निकाला था।
सब ठीक है? बिल्कुल, मैं दांतों तले कहती हूँ। सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है। आप कहाँ काम कर रही हो? मैं उसे अपनी अब की नौकरी के बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने पहले ही मुझे स्टूपिड रीज़न की वजह से फायर किया था। इस औरत से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिलहाल जॉब्स के दरमियान हूँ। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले स्ट्रीट पर देखा था, वो कहती है। तुम उस पुरानी बिल्डिंग में जा रही थी जो 86 स्ट्रीट पर है। डॉगलास गैरिक वहाँ रहता है ना? मैं एकदम से रुक जाती हूँ, हैरान होकर कि इसे ये मालूम कैसे। मगर फिर याद आता है कि अमीर लोगों के सर्कल में सब एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, मैं अब गैरिक्स के लिए काम करती हूँ। ओह, तो इसलिए तुम वहाँ थी? एम्बर की मुस्कुराहट मुझे बेचैन कर देती है। वो क्या कहना चाहती है असल में? हाँ, वो मेरी तरफ आंख मारकर कहती है, मुझे यकीन है तुम इसका पूरा फायदा उठा रही होगी। मुझे उसका लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मुझे एम्बर के साथ खड़े होकर बात करने की कोई मजबूरी नहीं। ये भी एक फायदा है उसकी नौकरी छोड़ देने का। लेकिन मुझे छोटी ऑलिव को हेलो कहना पड़ता है, जिसका थूक उसके चिन्ह पर चमक रहा है। मैंने उसे कुछ अरसे से नहीं देखा, और इस उम्र में बच्चे बहुत जल्दी ही बदलते हैं। शायद वो मुझे अब पहचानती भी ना हो। हाय ऑलिव, मैं प्यार भरे अंदाज में कहती हूँ। ऑलिव अपना रैटल अपने मुंह से निकालती है और अपनी बड़ी नीली आंखें उठाकर मुझे देखने लगती है। मामा, वो खुशी से चीखती है। अंबर के चेहरे का रंग एकदम से उड़ जाता है। नहीं, वो तुम्हारी माँ नहीं है, मैं हूँ। मामा, ऑलिव अपनी छोटी गोल मटोल बाहें मेरी तरफ बढ़ाती है। मामा, जब मैं ऑलिव को उठाकर अपनी बाहों में नहीं लेती, तो वो रोना शुरू कर देती है। अम्बर मुझे एक गुस्से भरी नजर से देखती है। देखो, तुमने उसे कितना उदास कर दिया। ये कहते ही एम्बर झट से मुड़ जाती है और तेज रफ्तार से स्ट्रीट पर चली जाती है, मुझसे दूर, जबकि ऑलिव अब भी चीख चीख कर कहती है, मामा। सब कुछ होने के बावजूद मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। लगता है कि उस छोटी ने मुझे अब भी याद रखा है। जब मैं एम्बर को दूर जाते हुए देख रही होती हूँ तो मेरा फोन बजने लगता है और मेरी खुशी एक ही सेकंड में चली जाती है। ये कॉल या तो डॉगलास की है, जो मुझे ये बताने के लिए फोन कर रहा है कि उसकी बीवी को परेशान करने की वजह से मैं फायर हूँ, या फिर ब्रॉक की, जो उससे भी ज्यादा बुरा होता। मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के दरमियान काफ़ी ठंड सी पड़ गई है, जब से मैंने अचानक उसे कह दिया कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मैंने उसे बार-बार समझाया कि मुझे अपनी स्पेस चाहिए, और अब जब ज़ेवियर जेल में है और कुछ अरसे के लिए बाहर नहीं आएगा तो मैं ज़्यादा महफूज महसूस करती हूँ। लेकिन वो अब भी नहीं समझता। मुझे बुरा एहसास हो रहा है कि अगर हमने अपने रिश्ते में जल्द ही कोई फैसला नहीं किया तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं अपना फ़ोन देखती हूँ तो कॉल ना डॉगलास की होती है और ना ब्रॉक की। ये किसी अननोन नंबर से होती है। हेलो, मैं कहती हूँ। क्या ये विल्हेल्मिना कैलावे है? मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। सोचती हूँ कि शायद ये आवाज़ मुझे ये बताने वाली है कि मेरी कार वारंटी ख़त्म होने वाली है, या फिर कोई अजीब सी लैंग्वेज में कुछ कहने वाली है। जी। हाय, ये लीसा है, जॉब मैच से। मेरे कंधे ढीले हो जाते हैं। जॉब मैच, वो सर्विस थी जहां मैंने अपना ऐड दिया था, हाउस कीपर जॉब के लिए। हाय लीसा, मिसेस कैलेवे, लीसा अपनी हमेशा की चिड़चिड़ाहट भरी खुशी के साथ कहती है। हमें आपकी तरफ से ईमेल्स का जवाब नहीं मिला, इसलिए ये दूसरी कॉल है आपके क्रेडिट कार्ड के सिलसिले में। मेरा क्रेडिट कार्ड? जी, लीसा कहती है, आपका अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड डिक्लाइन हो गया था। मैं अपनी ही बेवकूफ़ी पर सर हिलाती हूँ। मुझे माफ़ कीजिए, मैंने वो कार्ड कैंसिल कर दिया था। मुझे मास्टर कार्ड यूज़ करना था, लेकिन अब मुझे ऐड की ज़रूरत नहीं है। वेल, लीसा कहती है, मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहती थी कि आपको पता हो कि आपका ऐड कभी लाइव नहीं गया, क्योंकि हमें कभी पेमेंट नहीं मिली। मैं फर्स्ट एवेन्यू के बीच सड़क पर रुक जाती हूँ। रुकिए, मैं कहती हूँ, मेरा हाउसकीपर पोजीशन का ऐड कभी ऑनलाइन नहीं गया? मुझे डर है कि नहीं, क्योंकि हमें कभी भी आपकी पेमेंट नहीं मिली। लीसा कहती है, जैसे मैंने कहा, हम आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं अब सुन ही नहीं रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया कि मेरा ऐड कभी ऑनलाइन गया ही नहीं। क्या आप श्योर हैं? मैं अचानक बोल उठती हूँ। आप कह रही हैं कि मेरा ऐड कभी भी ऑनलाइन नहीं आया? एक दिन के लिए भी नहीं? एक दिन के लिए भी नहीं? लीसा तस्दीक करती है। मैं सोचती हूँ उन दिनों के बारे में जब मैं कुछ महीने पहले जॉब ढूंढ रही थी। अक्सर इंटरव्यूज उन लोगों के साथ हुए थे जिनके एड्स मैंने खुद कांटेक्ट किए थे।
حقیقت تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی شخص تھا جس نے مجھے خود سے کانٹیکٹ کیا تھا، ڈگلاس گیرٹ۔